नमस्कार। एक तरफ जहाँ रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया पूरी तरीके से सांसत में है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालत अच्छी क्या बल्कि खराब कही जानी चाहिए। 4 साल से ज़्यादा वक़्त से इमरान खान वहाँ सत्ता में हैं, लेकिन अब उनकी हालत धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। उनके पुराने साथी उनको छोड़ते चले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि सेना का जो वरद हस्त भी उनको मिलता था, वो भी धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में होगा क्या, साँसें अटकी हैं। कल यानी कि बुधवार को इमरान खान को राष्ट्र के नाम संदेश देना था जिसमें कि उसके पहले उनके कुछ 2 साथी एमक्यू के वो उनसे विदा हो गए थे, उनसे निकल गए थे और लेकिन ऐन वक़्त पर जब सेना प्रमुख और आईएसआई चीफ उनसे मिलने गए, उसके बाद उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संबोधन रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया और उनके रेल मंत्री जो काफ़ी विवादास्पद रहे, उन्होंने कहा कि इमरान खान तो साहब बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और राजनीति के भी खिलाड़ी हैं, वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो फिर ये माना गया कि मामला टल गया और आखिरी वक़्त पे क्या होगा। लेकिन इस ऐसी स्थिति में जब संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और वहाँ का विश्वास प्रस्ताव भी अपने आप में बड़ी रोचक स्थिति में होता है, हमारे यहाँ के तरीके से नहीं होता है कि सत्तारूढ़ दल को अपने आप को साबित करना पड़ता है। वहाँ विश्वास प्रस्ताव लाने वाले को यानी कि विपक्ष को साबित करना पड़ता है कि वो बहुमत में है। ये एक बड़ी रोचक स्थिति है। इन तमाम ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे इमरान खान बच पाएँगे, निकल पाएँगे, नहीं निकल पाएँगे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान पर तलवार अटक रही है और कभी भी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर भी होना पड़ सकता है। इस पूरी बातचीत पर हमारे साथ हैं पाकिस्तान में राजनयिक रह चुके और पाकिस्तान को बहुत करीब से समझने वाले दिलीप सिन्हा साहब। दिलीप जी बहुत-बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए। ये पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है, यूँ तो पाकिस्तान में हम लोग पिछले कई वर्षों से, कई दशकों में देखा करते हैं कि वहाँ कोई सरकार जल्दी-जल्दी पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है और इमरान खान ने इतना कर लिया यही बहुत था जो हालात थी उनकी। लेकिन अब 4 साल पूरे हो गए और अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है और ख़ास तौर से अगर हमारे दर्शक ये समझना चाहें कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या है और उससे क्या नफ़ा-नुकसान वहाँ के दलों को होने जा रहा है, वहाँ की पार्टियों को होने जा रहा है, वहाँ वहाँ के आवाम को होने जा रहा है, तो आप बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद आपको। जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बड़ी रोचक और थोड़ी नाजुक भी है। नाजुक इमरान खान के लिए है, पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहना, बहुत शायद ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान के लिए स्थिति नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की जो राजनीति होती है वो एक प्रकार से एक साइड शो होता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता है वो राजनीतिक दलों से नहीं आती है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की जुडिशरी से नहीं आती है, वो वहाँ की सेना से आती है। और ये बात सिद्ध हो गई थी आज से 70 साल पहले ही, जब अयूब खान ने पाकिस्तान का बागडोर संभाला था, जब पाकिस्तान के राजनीतिक दल बैठकर पाकिस्तान का संविधान भी नहीं बना पाए थे आपस में। तो पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की ये स्थिति रही है कि वो आपस में इतना लड़ते हैं और उनमें आपस में इतनी अनबन होती है कि वो सेना को पसंद करते हैं बनिस्बत की अपने विपक्षी दल को। तो आज की परिस्थिति में एक बड़ी अजीबोगरीब और एक मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड बातचीत हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई, वो कि जो पाकिस्तान के दो प्रमुख जो विपक्षी दल हैं, PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके नवाज शरीफ नेता हैं, और PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो या भुट्टो परिवार की पार्टी है, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये दोनों मिले हैं क्योंकि इमरान खान ने आज से 4 साल पहले चुनाव जीता था सेना के दम पर, और इमरान खान ने एक अलायंस बिल्डअप किया था जिसमें एक तरफ सेना को का समर्थन उसने प्राप्त किया था और दूसरी तरफ उसने कई धार्मिक दलों को, विशेषकर तालिबान और तालिबान समर्थक दलों को इकट्ठा करके उसने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए एक अलायंस बनानी पड़ी थी उन्हें,
और उसमें 3 प्रमुख दल थे, एक MQM-P जिसे कहते हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q कायद, और तीसरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब ये जो अलायंस था इनका वो कमजोर पड़ गया है और सारे के सारे एलाइज यही बोल रहे हैं कि इमरान खान ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी की, उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उनसे कभी सलाह नहीं लिया, कभी उनसे बातचीत नहीं की, और उनके जो प्रमुख दावे थे उनको कभी पूरा नहीं किया। जैसे MQM चाहता था कि उसे शिपिंग मिनिस्ट्री मिले, उसे शिपिंग मिनिस्ट्री कभी नहीं दी। PML-Q के नेता हैं परवेज इलाही, उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनना था, वो स्पीकर है बिन असेंबली के वहाँ के, तो इमरान खान वो नहीं मान रहे थे। और बलूचिस्तान वाली पार्टी जो है वो तो वैसे भी बलूचिस्तान में एक विद्रोह चल ही रहा है, तो उनकी अलग शिकायतें थी। तो ये तीनों दल रुष्ट हो गए। इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से परवेज इलाही को तो मना लिया, परवेज इलाही को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया और अपने मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को कहा कि वो इस्तीफा दे दें। तो उसके बाद लेकिन PML-Q में एक विभाजन हो गया। उसके बाद एक और परवेज इलाही चले गए इमरान खान के साथ और दूसरी उनके दल के कुछ और MNA हैं, MNA मतलब नेशनल असेंबली के सदस्य जो वहाँ के सांसद कहलाते हैं, वो टूट गए हैं। अब देखना है कि कितने लोग इमरान खान के साथ हैं और कितने उनके विरोध में हैं। सबसे बड़ी जो अलायंस पार्टी थी वो थी MQM-P जिसके 7 सांसद हैं, और उन लोगों को किसी तरीके से मना लिया विपक्ष ने और कल ही फैसला किया MQM ने कि वो सरकार के साथ नहीं है अब। तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा इमरान खान को, और उसी के बाद उनका जो बहुमत था वो निश्चित रूप से समाप्त हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान लड़ाई हार चुके हैं, और इसके लिए जिम्मेवार है पाकिस्तान का संविधान। जो वर्तमान संविधान है पाकिस्तान का वो 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था, और उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि यदि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो विपक्ष को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करनी होगी अपने प्रस्ताव के लिए। तो आज की तारीख में जब 342 सदस्य हैं नेशनल असेंबली में, तो 172 यानी 172 वोट्स विपक्ष को लाने होंगे अपने प्रस्ताव को पारित करने के लिए। अगर एक भी वोट कम हुआ तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। भले ही इमरान खान की मेजॉरिटी खत्म हो गई हो, लेकिन इमरान खान की जो गद्दी है वो सुरक्षित रहेगी। अब ये बात अलग है कि यदि सेना उन पर दबाव डालती है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि सेना ने या सेनाध्यक्ष ने उन्हें कहा हो कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। हाँ, एक बड़ा धक्का और लगा इमरान खान को जब उनके 20 सदस्य दल छोड़कर बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन वो उन्होंने विद्रोह कर दिया है और वो जाकर सिंध हाउस में बैठ गए हैं। पाकिस्तान के संविधान में एक और प्रावधान है कि यदि कोई सांसद अपने दल के विरुद्ध वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्होंने वोट तो किया नहीं है। तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर वहां पर एक दलील पेश की कि चूंकि ये जो सांसद हैं ये विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए वोट करने के पहले। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो अभी वो सांसद बरकरार है और वो वोट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि विपक्ष को 172 वोट नहीं मिलते हैं जिस समय वोट हो रहा हो, तो प्रस्ताव उनका पारित नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ पर 2 उल्लेखनीय बातें हैं जो पाकिस्तान के संविधान में निहित हैं, और एक है कि विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो उसको साबित करना होगा कि उसके पास 171 प्लस है, यानी कि 172 मत हैं, तभी वो जो सत्तारूढ़ दल में होगा वो हटेगा। और दूसरा ये है कि उसके ही दल में अगर विद्रोह होता है, जैसे कि भारत में भी होता है, तो वहां पर उसकी सदस्यता जाने के खतरे होते हैं, जो हमारे यहाँ भी होता है और पाकिस्तान में भी हो रहा है, और उसमें एक मशक्कत चलती रहती है, फिर कोर्ट को बीच में आना पड़ता है, और कोर्ट अभी आई जैसे यहाँ पर भी हमारे यहाँ होता है। लेकिन ये जो 172 वाला फार्मूला है, अगर आप विपक्ष में हैं और आपको साबित करना होगा, पाकिस्तान के इतिहास में
जैसा कि मुझे याद पड़ता बहुत कम ही ऐसा हुआ है, बहुत कम दफ़े इस तरीके की नौबत आई है। ये जो संविधान में आया होगा जब, क्योंकि आप पूरे अध्येता भी रहे हैं और पूरा इसको समझने की कोशिश भी की है, ये अजीबो-गरीब तरीका अपनाने का विश्व की राजनीति में बहुत कम जगह देखा गया है कि आप अगर विपक्ष में हैं और आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हम बहुमत में हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और बताएँ तो ताकि रोचकता एक और बनी रहेगी और नयापन रहेगा उसमें। हाँ, ये प्रावधान लाया गया इसलिए कि राजनीतिक अस्थिरता का डर हमेशा रहता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जो ब्रिटेन में जो हुआ है और जो हमने भारत में अपनाया है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें कि प्रधानमंत्री को प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति क्षण मेजॉरिटी में रहना पड़ेगा संसद में, लोकसभा में, यानी निचले सदन में। अगर किसी भी दिन, किसी भी समय कोई भी राजनीतिक बिल मान लीजिए या कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है और ये सिद्ध हो जाता है कि प्रधानमंत्री का जो बहुमत है वो समाप्त हो गया है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और जयललिता ने छोड़ दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था बहुमत के पहले ही। वो परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति रोकने के लिए और राजनीतिक अस्थिरता कम करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह प्रावधान अपने संविधान में रखा था। और यही कारण, जैसा आपने कहा, कि पाकिस्तान में अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। केवल 2 प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध ये इस प्रकार के प्रस्ताव आए हैं। एक बेनजीर भुट्टो थी और एक और प्रधानमंत्री थे उसके बाद मुशर्रफ के समय, लेकिन दोनों में से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और ये प्रस्ताव भी पारित हो पाएगा नहीं, इसमें अभी भी संदेह है, क्योंकि जिस दिन वोट हो रहा हो या जिस समय वोट हो रहा हो, अगर 4-5 सदस्य ट्रैफिक जाम में फंस गए या कहीं और निकल गए तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इमरान खान को कितना समर्थन प्राप्त है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि विपक्ष 172 वोट ला पाता है कि नहीं। जी, भारतीय फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि जज साहब जब कोर्ट की सुनवाई करते हैं तो जिस गवाह को पेश होना होता है और जो गवाह बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको रोकने के लिए या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसको रोक लिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है। और भारतीय राजनीति में भी ऐसा अक्सर होने की कोशिश की गई है। इसमें एक और पाकिस्तान की राजनीति में एक रोचक तथ्य ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कब होगी ये स्पीकर ही तय करता है और वो कुछ ही घंटे का अंतर हो सकता है। तो यानी कि अगर सांसद जो वहां पर हैं वो अगर कहीं दूर दराज हैं या एकदम से ना आ पाए तो उसका पूरा फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलता है, क्योंकि वो फिर साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा। इस तरीके की रोचकता जो है वो उस पे क्या निगाह है आपकी? क्या इस तरह के संभावना है कि जो 172 वोट से जब आने हों तो उसमें विपक्ष के सांसद सब समय पर रहें, और क्योंकि लंबा सेशन होता है और कभी भी बुलाया जा सकता है, तो उनको रोकने के लिए, उनको बांधे रखने के लिए, उनको बंधक बनाए जाने की आशंकाएं हों, और मतलब आशंकाएं रहती ही होंगी या ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हों सत्तारूढ़ दल की तरफ से ताकि वो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो पाए। तो इस तरीके की व्यवस्था तो या जो रणनीतिकार वहां के हैं वो तो करते ही होंगे, कुछ ना कुछ इस तरह होता ही होगा। या जो पुराना इतिहास रहा है पाकिस्तान का, 2 बार पेश हुआ और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो क्या तब भी उस तरीके के कुछ कारण रहे होंगे? वो तो मुझे याद नहीं है कि उस समय जो प्रस्ताव हुए थे पारित उसमें क्या राजनीति रही थी, लेकिन आज की तारीख में 2 एमएनए सांसद जेल में हैं और विपक्ष ने अनुरोध किया है स्पीकर से कि वो उन्हें बाहर निकलवाएं ताकि वो आके अपना वोट दे सकें, और दोनों ही विपक्ष के समर्थक हैं। इस और शायद मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं उनको छुड़वाने के लिए। आपने जो कहा कि जो प्रावधान है संविधान में वो है कि प्रस्ताव आने के 3 दिन बाद से लेकर 7 दिन तक, यानी तीसरे दिन से और 7वें दिन तक कभी भी वोट हो सकता है, और जो उस पर बहस है वो शुरू होगी 3 दिन बाद। मेरे ख्याल से आज या कल शुरू होनी चाहिए बहस,
उस प्रस्ताव के ऊपर, और उसके बाद कभी भी ये वोट आ सकता है। और इसी प्रावधान का लाभ उठाने के लिए इमरान खान ने एक बड़ा विचित्र आदेश पारित निकाला है अपने दल के सदस्यों के लिए कि वो इस प्रस्ताव पर या तो संसद में जाएं ही नहीं, या जाएं तो वोट ना करें, ताकि लोग ये तुलना न कर सकें कि इमरान खान के समर्थक कितने हैं और विपक्ष के समर्थक कितने हैं। जी, इमरान खान ने सारी बॉल छोड़ दी है विपक्ष के लिए कि तुम बॉलिंग करो, हम तो बैटिंग करेंगे ही नहीं। अगर विकेट पर बॉल लगी तो लगी, नहीं लगी तो मैं बच गया, मैं आउट नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार की राजनीति इमरान खान ने की है। अब देखना होगा कि कहां तक ये सफल होते हैं, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि उनका जो अलायंस था वो टूट चुका है, और उनकी मेजॉरिटी जो एक समय 178 की थी, 178 की थी, वो अब घटकर 160 के लगभग हो गई है। इमरान खान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ही, लेकिन विपक्ष के सामने विपक्ष बॉल करेगा और वहां कोई विकेट नहीं बल्कि एक छोटा सा बहुत पतला सा बिंदी नुमा निशान है कि भाई विकेट वहां मारो, आप उस पे बॉल वहां लगनी चाहिए। वो लग पाती है कि नहीं लग पाती। लेकिन इमरान खान ने जो कहा है कि साहब संसद आप पहुंचिए ही नहीं, जब भी हो तो सिर्फ विपक्ष को ही खेलने दीजिए, देखें वो अपने आप का दमखम दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते। बाहर का दमखम तय बात है, जो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में होता है वो करता है। क्या ऐसी स्थिति में इमरान खान को सेना भी सपोर्ट कर सकती है? सांसदों के डायरेक्टली तो नहीं होता है कि सांसदों को रोकने में या बाकी, या वो अपने दबाव का इस्तेमाल कर सकती है। सेना का हस्तक्षेप किस तरीके से होगा, ये भी एक समझना जरूरी है कि सेना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि सेना कहेगी तो हो जाएगा, और सेना कहेगी तो इमरान खान इस्तीफा देंगे, सेना कहेगी नहीं कहेगी तो इमरान खान अपना संबोधन रद्द कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल हैं वो संवैधानिक तरीके से आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनका ये इतिहास रहा है कि वो काम कभी नहीं कर पाए हैं। आपस में इतना ज्यादा लड़ते हैं वो कि सरकार गिर जाए ये उन्हें मंजूर है, लेकिन अपने अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एमक्यूएम को चाहिए कि वो उन्हें शिपिंग मिनिस्ट्री मिले, अगर शिपिंग मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी तो उन्होंने विरोध पकड़ के छोड़ दिया लेकर। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एमक्यूएम भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होता कि साहब मुझे रेल मंत्रालय ही चाहिए। इच्छा होती है, खासतौर से गठबंधन की राजनीति में बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं। हमने पूर्व में देखा भी है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्रालय की मांग की थी, ममता बनर्जी ने ऐसा ही किया था, और तब उन्होंने वो पाया भी था। लेकिन शिपिंग मिनिस्ट्री, भारत के लोग ये इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित होंगे कि जहाज रानी मंत्री इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या वहां ज्यादा संभावनाएं शिपिंग में काम करने की होती हैं या खेल करने की होती है? शायद यही वजह होगी, क्या है? यही वजह है क्योंकि एमक्यूएम कराची स्थित पार्टी है, और कराची पाकिस्तान का लगभग एकमात्र बंदरगाह है, तो उन्हें वही सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यही परिस्थिति है जिसमें कि सेना का उद्देश्य ये होगा कि यदि राजनीतिक दल इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा है, तो सरकार सेना को राजनीति में आना पड़ेगा और सरकार के बागडोर को स्वयं संभालना पड़ेगा। अब ये परिस्थिति आज आएगी या चुनाव के बाद आएगी, ये देखना होगा। एक इसमें महत्वपूर्ण तारीख है नवंबर का महीना, जिसमें कि जो वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं जनरल बाजवा, उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है वो नवंबर में खत्म होगा। तो उस समय एक नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की बात भी आएगी। तो मेरे विचार में बाजवा साहब भी देखेंगे कि नवंबर तक यदि स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो या तो वो अपना एक्सटेंशन करवा लें या फिर वो सरकार ही हथिया लें, क्योंकि यदि जो PMLN और PPP का जो गठबंधन है ये कब तक चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये संगठन एक प्रकार से अप्राकृतिक संगठन है, और अभी तो ये लोग मिल गए हैं, लेकिन यदि कल चुनाव होते हैं और चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो जो सीटों का जो
आवंटन होता है, उस पर बहुत झगड़ा होता है। तो चुनाव के समय ये दोनों दल अपना गठबंधन बना पाएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। अब जब ये माना जा रहा है कि इमरान खान का जाना तय है और कितने दिन रहते हैं ये एक सवाल है, लेकिन मैं तो उस पे भी अभी अपने आप को मानने बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूं कि इमरान खान जल्दी चले जाएंगे। ऐसे में अगर चले जाते हैं तो क्या आपको लगता है जनरल बाजवा सत्ता संभाल सकते हैं? पूर्व के जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है उसमें उन्होंने वहां पे भी ऐसा हुआ है, तो वो सत्ता संभाल सकते हैं? और ऐसी स्थिति में भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मेरी ये धारणा है कि यदि इमरान खान अभी इस्तीफा दे देते हैं तो विपक्ष, जो दो प्रमुख दल हैं, वो उनमें आपस में एक गठबंधन हो गया, एक समझौता हो गया है और पीपीपी ने यह स्वीकार कर लिया है कि पीएमएल-एन के जो नेता हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो समझौता है ये मेरे ख्याल से अभी तो टिका रहेगा, क्योंकि यदि इमरान खान अभी इस्तीफा देते हैं तो, और उसके बाद कितने महीने चलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि इमरान खान, जैसे मैंने कहा कि अगर वो इस्तीफा देने के पहले नेशनल असेंबली को भंग कर देते हैं और दोबारा चुनाव कराते हैं, जो कि उनके जो एक प्रमुख समर्थक सलाहकार जो उनके गृह मंत्री हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने कहा है कि ऐसा करना चाहिए और जुलाई के महीने में चुनाव करा देना चाहिए। इस मैंने कहा कि चुनाव आने पर ये जो गठबंधन है पीएमएल-एन और पीपीपी का, वो टिक पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जहां तक भारत का सवाल आपने किया, मेरे ख्याल से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो इंडिया पॉलिसी है, भारत के प्रति जो नीति है, वो सेना संभालती है, आईएसआई संभालती है। और वैसे भी इंडिया पॉलिसी पे सारे दलों में मोटा मोटी एक आम सहमति बनी हुई है। थोड़ा सा फर्क होता है कि जब यदि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं तो नवाज शरीफ एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो उन्हें कमर्शियल रिलेशंस बढ़ाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, तो वो चाहते हैं कि व्यापार कम से कम बढ़े। लेकिन आतंकवाद तो खत्म नहीं होता उनके आने से भी। इमरान खान ने तो व्यापार भी बंद कर दिया बिल्कुल लेकर, तो ये एक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जी, कुल मिला के ये है कि स्थितियां बड़ी रोचक हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे निगाह जरूर रखने की जरूरत होगी और वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे रोचक पार्ट है, हिस्सा है पूरी राजनीति का पाकिस्तान की, कि क्या वहां का विपक्ष 172 के नंबर को पालेगा। ये ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो नंबर है वो 272 है, वहां 172 है, तो 172 को पालेगा, ये अपने आप में बहुत रोचक है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया और कई रोचक जानकारियों के साथ में रणनीति को साझा किया। शुक्रिया, थैंक यू।